हेलो एवरीवन, आई एम मनीषा। वेलकम टू अपवर्ड स्टडी। तो आज है 8 अगस्त और 8 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल्स हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करती हूँ द हिंदू के इंपॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़, और उसके साथ में यहाँ पर आपके लिए एडिटोरियल सेक्शन जो है वो कंप्लीट यहाँ पर मैं डिस्कस करती हूँ। उसके साथ में टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट भी आपका यहाँ पर रहता है, और जो भी हमारी अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो भी यहाँ पर कवर की जाती हैं। इसके साथ में मैं आपके साथ यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का हमारा कोट है कि मिस्टेक्स आर अ फैक्ट ऑफ लाइफ एंड इट इज़ द रिस्पॉन्स टू द एरर्स दैट काउंट्स। सो बेसिकली अगर लाइफ में ऐसा होता है कि आपसे कुछ गलतियाँ हो जाती हैं तो आप किसी भी समय उन चीज़ों को सुधार सकते हैं। तो वो तो है कि कोई भी हम मिस्टेक करते हैं लाइफ में या कोई भी हमसे गलती होती है तो वो कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई सीख दे करके जाती है। देखिए, सीखने की कोई भी उम्र नहीं होती है। हम किसी भी चीज़ से किसी भी तरह से सीख सकते हैं, ठीक है। या फिर हम किसी छोटे बच्चे से भी सीख सकते हैं कि किस तरह से हर चीज़ में जो है वो खुशी ढूंढना है, या किस तरह से चीज़ों को हम पॉजिटिव वे में ले सकते हैं, ठीक है। तो हम किसी बड़े बुजुर्ग से भी सीख सकते हैं, किसी छोटे से भी सीख सकते हैं, अपने टीचर से सीख सकते हैं, फ्रेंड से सीख सकते हैं। तो हर एक मूवमेंट में आपने जो है वो सीखना है और आगे बढ़ते रहना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज़। तो हमारा पहला एमसीक्यू है कि युद्ध अभ्यास इज़ अ मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। ऑप्शन है जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रांस। इसका आंसर जो है वो आपने कमेंट बॉक्स में अटेम्प्ट करना है। बाकी आपको जैसा पता ही है कि वीडियो के एंड में तो आपको आंसर मिल ही जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि व्हाट इज़ द रेपो रेट आफ्टर द अगस्त 2022 मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग। तो यहाँ पर क्या हमारा रेपो रेट अभी डिसाइड किया गया है? 5%, 5.2%, 5.4% या 5.75%। तो कल ही हमने ये जो लास्ट सैटरडे को है ये न्यूज़ हमने कवर किया था। आई होप आपको इसका आंसर बहुत ही अच्छे से आता होगा। नेक्स्ट सवाल है कि विच कंट्री कंडक्टेड इट्स लार्ज एवर मिलिट्री एक्सरसाइज अराउंड ताइवान। यूएसए, चाइना, इजराइल या रशिया। तो आई होप इसका आंसर भी आपको बहुत पता ही होगा क्योंकि बहुत बेसिक सा सवाल है। स्टार्ट करते हैं आज के आर्टिकल के साथ में। तो पहला न्यूज़ है कि सैटेलाइट्स लॉन्च बाय SSLV इन रॉन्ग ऑर्बिट नॉट यूजेबल। सो बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या है कि यहाँ पर जो है इसरो ने सैटेलाइट को लॉन्च किया। तो लॉन्चिंग व्हीकल ने उसको जो है वो एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में जो है वो छोड़ दिया। उसको छोड़ना था सर्कुलर ऑर्बिट में। देखिए, सर्कुलर ऑर्बिट आपका इस तरह से देखने को मिला है, एलिप्टिकल जो है वो इस तरह से देखने को मिलता है। तो उसको जो है वो एलिप्टिकल में उसकी जगह पर छोड़ दिया गया। तो इसरो ने संडे को ये जो सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया और यहाँ पर ये जो है वो अनयूजेबल इसको करार किया गया है, ठीक है। नॉट यूजेबल बोला जा रहा है। तो देखते हैं बाकी सब चीज़ों को, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो कमेटी बिठाई जाएगी जो कि रिकमेंडेशंस देगी कि क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पर करनी चाहिए। तो बाकी सब चीज़ों को हम तब डिस्कस करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये इमेज है कि जहाँ पर SSLV-D1 कैरिंग द EOS-202 एंड आज़ादी सैटेलाइट्स लिफ्टिंग ऑफ फ्रॉम श्रीहरिकोटा ऑन संडे। तो संडे को श्रीहरिकोटा से इनको जो है वो छोड़ा गया था, ठीक। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास कि इंडिया डेमोक्रेसी एंड द प्रॉमिस्ड रिपब्लिक। ये जो है वो एडिटोरियल में हमारा एक आर्टिकल छपा है। तो चलिए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं बेसिकली क्या है। तो जैसा आपको पता है कि अभी हम जो है वो अपने आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75th एनिवर्सरी है ये हमारी। तो उसी के साथ में जो कंट्री को यहाँ पर पूरा जज किया जा रहा है कि किस तरह से जो डेमोक्रेसी इंडिया की है या फिर जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया है वो किस तरह से काम कर रहा है। तो बोले कि विद इन अ फ्यू डेज़ इंडिया जो है वो यहाँ पर कंप्लीट कर लेगा 75 साल आज़ादी के। जैसा आपको पता है कि 15 अगस्त को जो है वो 75 साल पूरे हो जाएंगे। तो एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकली एंटिटी बने हुए इंडिया को पूरे 75 ईयर्स जो है वो कंप्लीट हो रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस देखें, जैसा आपको पता है कि इंडिया जो है वो किस तरह से जो है वो गुलाम हुआ और किस तरह से आज़ाद हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो यहाँ पर वास्को डी गामा आए थे 1498 में। उसके साथ में फिर धीरे धीरे पोर्चुगीज़ के बाद में जो है वो और भी यूरोपियन एंटिटीज़ हमें आती हुई दिखी। ब्रिटिशर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 1608 के बाद में जो है वो इनका आना जाना जो है वो यहाँ पर हुआ। और यहाँ पर सबसे पहले जहांगीर के कोर्ट में गए थे,
ठीक है, कौन? कैप्टन विलियम हॉकिंग्स। एंड आफ्टर दैट इन 1615 जो है वो यहाँ पर थॉमस रो गए। वो सब चीज़ें आपको आई होप पता ही होंगी। और फिर किस तरह से जो है वो बैटल ऑफ प्लासी के बाद में, जो कि 1757 में हुई थी, आफ्टर दिस बैटल जो ब्रिटिशर्स हैं वो किस तरह से एक टेरिटोरियल पावर के रूप में यहाँ पर एमर्ज होते हैं। और फिर ये पूरा सीक्वेंस जो है वो एंड होता है 1947 में जा कर के। तो बेसिकली 1947 में इंडिया जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो हमें देखने को मिला कि इंडिया में जो है वो थोड़ी स्टेबिलिटी आना शुरू हुई, आज़ादी आई। और उसके साथ में यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें देखने को मिल रही है कि पूरा राइटर ने यहाँ पर एनालाइज करके बताया है कि क्या यहाँ पर डेमोक्रेसी का इम्पैक्ट पड़ा है। तो बोल रहे हैं एम्पावरिंग द इंडिविजुअल। बेसिकली अगर आप डेमोक्रेसी को देखें तो उसका एक ही सिग्निफिकेंस है कि हमने इंडिविजुअल को क्या करना है, जो लोग हैं उनको एम्पावर करना है, उनको एजुकेशन देना है और वो सब चीज़ें लेकर के आनी है। तो 75 साल पूरे होने के बाद इंडिया किस पॉइंट पर यहाँ पर खड़ा है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट में हमारा क्या चीज़ है उसके बारे में बोल रहे हैं कि जब इकोनॉमी को हम एक तरह से ऐसे देखते हैं इकोसिस्टम की तरह, फॉर एन इनेबलिंग ह्यूमन डेवलपमेंट एंड द एक्सटेंट to which it has succeed must be a part of assessment of the democracy itself। कि यहाँ पर ह्यूमन का कितना डेवलपमेंट हुआ है वो डेमोक्रेसी का भी कहीं ना कहीं असेसमेंट माना जाता है। जैसा कि हम यहाँ पर बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, तो उन्होंने जो है वो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मैसेज टू द नेशन ऑन अगस्त 15, 1947 उन्होंने क्या बोला था, उनका जो फर्स्ट स्पीच था उन्होंने क्या बोला था कि विदर टू डू वी गो एंड व्हाट शैल बी आवर एंडेवर, कि हमें किस एरिया में जो है वो प्रयास करने चाहिए। और उसका आंसर क्या दिया कि टू ब्रिंग फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी टू द कॉमन मैन। हमें कॉमन मैन की इरादों को, सब चीज़ों को देखना है कि उनको किस तरह से अपॉर्चुनिटी मिले, उनको फ्रीडम कैसे वो अपना एंजॉय कर पाएँ, या पीजेंट्स जो हैं या वर्कर्स जो हैं इंडिया के वो किस तरह से इस फील्ड में आगे आ पाएँ, वो भी अपनी आज़ादी को एंजॉय कर पाएँ, उनको अपॉर्चुनिटी हमें सब देना है, पॉवर्टी को एंड करना है, इग्नोरेंस को मिटाना है, या डिजीज़ से लड़ना है। वो सब चीज़ें हमारे लिए अब नेक्स्ट आने वाले चैलेंज है। अगर हमें इंडिया को डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव नेशन बनाना है तो इसकी प्रॉस्पेरिटी के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को बनाना होगा जो कि जस्टिस दे, ठीक है, जस्टिस, फुलनेस ऑफ लाइफ टू एवरी मैन एंड वुमेन। तो ये यहाँ पर इन्होंने हमें मैसेज दिया था कि हर एक व्यक्ति को यहाँ पर जो है वो इकोनॉमिकल या सोशल या पॉलिटिकल जो है वो जस्टिस मिलना चाहिए। ऐसे इंस्टीट्यूशन यहाँ पर हमें इस्टेब्लिश करने चाहिए। तो उस सब चीज़ों के बारे में बात करें कि आज इनकी थ्योरी किस पॉइंट पर खड़ी है, तो बोले कि डिस्टेंट गोल ऑफ अपॉर्चुनिटी के अभी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें सफ़र तय करना पड़ेगा चीज़ों को अचीव करने के लिए। अगर आप यहाँ पर एक चीज़ समझें, क्रेसी की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो है ना बड़ा ही क्लियर कट रहा है शुरू से ही कि क्या चीज़ें किस तरह से रहेंगी। कि बोले कि पॉपुलेशन जो है अगर हम उसको कास्ट या जेंडर के हिसाब से देखें तो आप देख सकते हो कि जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी अभी भी इंडिया में बहुत ज़्यादा है, ये हमें देखने को मिल रही है अभी भी। एंड विद इन एवरी सोशल ग्रुप विमेन आर वर्स ऑफ देन देयर मेन, कि उनसे बहुत ही ज़्यादा उनकी स्थिति जो है वो ख़राब है हर जगह पर। देखिए आपने एक चीज़ समझिए, यूपीएससी की बात कर रहे हैं अगर हम, तो यहाँ पर जो वुमेन वाला टॉपिक है ना, तो वुमेन एम्पावरमेंट तो आप रखिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, हर बार जो है वो कहीं ना कहीं ये किसी न किसी रूप में आपसे पूछा जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको हर एक चीज़ को जो है वो ध्यान में रखना होगा और उस तरह से आप लिख सकते हैं। किस तरह से आप अपने आंसर राइटिंग में आंसर को मोल्ड करते हैं वो आप पर डिपेंड करता है आफ्टर दिस। तो ये चीज़ आपके ऊपर आ जाती है। तो क्या बोला कि विमेन की हालत जो है वो बहुत ही ज़्यादा अभी भी ख़राब है। आप देख सकते हैं कि हमारा जेंडर गैप इंडेक्स में कितना ज़्यादा जो है वो ख़राब रैंकिंग रही। चलिए कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए कि इंडिया की रैंकिंग क्या थी। अच्छा, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं कि नहीं, विमेन की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अगर आप गवर्नेंस की बात करते हैं या हर एक चीज़ में बात करते हैं तो हर जगह उनका जो है लोअर शेयर हमें देखने को मिलता है। वाइल दे पार्टिसिपेट इक्वली इन इलेक्शंस एंड दे आर डिनाइड अ प्लेस एट द हाई टेबल ऑफ गवर्नेंस एज इट वेयर। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि उनको जो है वो हाई टेबल ऑफ गवर्नेंस पर नहीं बिठाया जाता, जबकि अभी बहुत अच्छी बात है कि द्रौपदी मुर्मू जी को जो है वो यहाँ पर प्रेसिडेंट बनाया गया है बीइंग अ वुमेन। तो वो जो है वो रिप्रेजेंट कर रही हैं इंडिया को, वो काफ़ी अच्छी बात है कि एक इतने ऊंचे ओहदे पर जो है वो महिला का पहुँचना एक हमारे लिए अच्छी बात है। तो बोला कि व्हाट इज़ नॉट एविडेंट इन द ऑफिशियल स्टैट्स इज़ द एक्सटेंट ऑफ वुमेन्स ऑटोनॉमी, की क्या ऑटोनॉमी है उनके पास में,
कि किस तरह से वो अपनी लाइफ को व्यतीत करती हैं। तो बोला कि ये रिफ्लेक्ट करता है कि फीमेल लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन इंडिया में क्या है और आप पूरे वर्ल्ड में देखिए कि उनका क्या है। तो वो सब चीज़ें वैसे निकल के आती हैं। रीजनल डिफरेंसेस की यहाँ पर बात की जा रही है कि किस तरह से चीज़ें चल रही हैं। बोले कि डेवलपमेंट इंडिकेटर्स को आप देखिए, हेल्थ को देखिए, एजुकेशन को देखिए। देखिए हेल्थ में तो हमारी ना बात ही मत करिए, क्योंकि हेल्थ में वुमेन का तो बहुत ही बुरा हाल था। ठीक है, हेल्थ में जो है वो इनको पुअरेस्ट रैंक मिली थी, हम लोएस्ट पर थे, मतलब लास्ट नंबर पर इंडिया था। तो बोला हेल्थ की बात कर लो, एजुकेशन की बात कर लो, या फिर आप यहाँ पर पॉवर्टी की बात कर लो, हर एरिया में चाइना ने जो है वो हमसे बेहतर परफॉर्म किया है। बोला कि वाइल दिस शुड हार्डली लीड टू अस टू रश टू द सेलिब्रेट ह्यूमन डेवलपमेंट इन चाइना। तो इतना नहीं है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट हो चुका है, बट फिर भी हमसे तो बेहतर कर ही रहे हैं। तो वो सब चीज़ें देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये हमारी डेमोक्रेसी का एक फेलियर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक, तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर क्लीश ये है कि वट एवर यू मे से अबाउट इंडिया, द opposite is also true and carries over this instance too, कि वो सब चीज़ें अभी भी हमें देखने को मिल रही हैं। अब कंपेयर करिए चाइना के साथ में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स को, तो यहाँ पर जो रीजनल डिफ्रेंशिएशन है, जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो उसमें तो थोड़ा डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो द कॉमनली रिमार्क्ड अपॉन द ऑन द पैटर्न ऑफ द दैट साउथ एंड द वेस्ट एंड डू बेटर। आप देखिए कि साउथ और जो वेस्ट है, वेस्ट एरियाज़ हैं, वो यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इंडिया में, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है वो इसका एक्सेप्शन हमें देखने को मिलता है, और कहीं पर तो रिमार्केबल काम किया गया है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और ये हमें पता कैसे चल रहा है, ये कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है, ये हमें नीति आयोग के द्वारा रिलीज़ किए गए डेटा से चीज़ जो है वो क्लियर होती है। वो बताते हैं कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में बिहार जो है वो to be over to 50%, while it is only a little more than 1% in Kerala. And why it may be asked to the country with mostly uniform laws, कि जहाँ पर एक जैसे ही लॉज चलते हैं वहाँ पर ये डिफरेंसेस कैसे, ये अनइवल डेवलपमेंट क्यों, उसके बारे में बात की जा रही है। तो बोल रहे कि डेमोक्रेसी जो है वो आपको देखने को मिलेगी सोसाइटी से बिल्कुल रिलेट करती है, और यहाँ पर जो फंक्शन करती है डिटरमाइंड बाय द सोशल स्ट्रक्चर, उसके ऊपर काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कि हमें ना लोगों के बीच में जो है वो बिहेवियरल चेंज लाना होगा, कि ये डिस्पैरिटी को मिटाना होगा, कि हर एक पर्सन अपनी जो फ्रीडम है उसको एंजॉय कर पाए, और हर एक पर्सन को जो है वो अपॉर्चुनिटी मिल पाए। यहाँ पर राइटर क्या एग्जाम्पल देते हैं कि जो सुपीरियर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं केरला एंड तमिलनाडु इन इंडिया, तो बोला कि फॉलोड दिस सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, उन्होंने यही सोशल ट्रांसफॉर्मेशन किया, लोगों के बिहेवियर में चेंज किया है, एजुकेशन प्रोवाइड करवाई है कि नहीं सब चीज़ों को हमें लेकर के साथ में चलना है। तो वहाँ पर जो भी पैट्रियार्की जो चीज़ें चलती थी, जैसे कास्ट है या जो ये सब चीज़ें आपकी चलती आ रही हैं, उसको जो है वो बोला कि वो लार्ज एंड सोशल मैप ऑफ द इवन एंड दी स्टेट्स एंड पॉइंटिंग टू द डिस्टेंस ऑफ द ट्रैवल्ड एट द अटेनमेंट एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, उसकी तरफ को यहाँ पर इशारा करते हैं। ठीक, तो वो सब चीज़ें निकल के आती है। तो नेहरू जी के बारे में बात कर रहे हैं कि वो सब चीज़ों को बहुत ही पहले से ये सब क्लियर करके चले थे कि नहीं, हमें सबका जो है वो विकास करना है और वो सब चीज़ों को लेकर के चलना है। तो बोले कि सबरवेंशन ऑफ द डेमोक्रेसी की बात करें तो सिर्फ नेहरू ही नहीं, इवन हमारे जो प्रेसिडेंट है या सुपरवेंशन ऑफ द डेमोक्रेसी इन इंडिया स्टेट दैट वाज द कम आफ्टर हिज टाइम, कि उसके बाद में आया। तो वो सब चीज़ें आपको देखने को, या इमरजेंसी की सिचुएशन देखने को मिली, या उसके बाद की बात करें तो 75 साल पूरे करने के बाद हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि हम रिकॉग्नाइज करते हैं कुछ सिमिलर ट्रुथ अबाउट आवर डेमोक्रेसी, कि वो सब चीज़ें अभी भी कहीं ना कहीं लाई करती हैं। तो बोल रहे हैं कि जो भी कुछ सिविल लिबर्टीज़ हैं वो इंडिया में दी गई हैं। तो बोल रहे हैं कि फेयर दैट इरा ऑफ सिविल लिबर्टीज़ इन इंडिया, बट दिस वुड प्रीमेच्योर एंड विल स्टिल इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, हम अभी भी हैं और हमें भी यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं, और वो सब चीज़ें आपको पता है कि सबसे बड़ा की पॉइंट तो डेमोक्रेसी का यही है। एंड फॉर अ पुअर कंट्री इंडियंस डिस्प्ले अनयूजुअली स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, हम कि बताते हैं सिविल लिबर्टीज़ को 1977 मतलब एमरजेंसी के बाद की बात कर रहे हैं। तो हाउएवर इन 1989 एंड 2014 यहाँ पर हमने क्या मैसेज कन्वे किया कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो फ्री होने चाहिए टू इवन स्लाइड, जैसे अगर हम इसकी बात करें करप्शन वगैरह की बात करें तो उसके बारे में भी हमने यहाँ पर मैसेज किया। तो वो सब चीज़ें जो है वो यहाँ पर निकल करके आती हैं। आई होप आपको ये आर्टिकल अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो बोले कूलिंग द टेम्परेचर्स। बेसिकली ये आर्टिकल किसके बारे में है, तो ये हमारा आर्टिकल जो है वो यूएस, चाइना और ताइवान के बारे में बात करता है
कि नैन्सी पेलोसी की जो ये जो विजिट है उसके बाद में क्या माहौल है और क्या क्या चीज़ें किस तरह से चल रही हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो आपको पता है कि 4 डे मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो चाइना ने यहाँ पर कंडक्ट की, कहाँ पर, द वाटर्स एंड द एयर स्पेस सराउंडिंग द ताइवान की, सब उनके आसपास में उन्होंने वो एक्सरसाइजेज जो है वो कंडक्ट करना शुरू कर दी। तो 7 अगस्त को विदाउट इंडिकेशन यहाँ पर कुछ रिलीफ हमें देखने को मिल रहा है। तो बोल रहा है कि जो भी ड्रिल्स थी, जो चाइनीज़ मिलिट्री ने जो भी चीज़ें की हैं, दे नॉट ओनली क्रॉस द मीडियन ऑफ द ताइवान स्ट्रेट बट फायर कन्वेंशनल मिसाइल्स अबव ताइवान की, उन्होंने यहाँ पर ये काम भी कर दिया, यानी कन्वेंशनल मिसाइल्स वगैरह भी फायर कर दिए हैं। तो एग्रेसिव एक्ट जो यहाँ पर ये जो इन्होंने लिया है, दैट कुड हैव इजीली लीड टू अनइंटेंडेड एस्केलेशन, उसको मान लिया जा सकता है। तो बोले कि इससे जो है वो क्या चीज़ हुई, दे डिड नॉट लीड टू एनी इंसिडेंट दिस क्रेडिट टू सोबर रिस्पॉन्स ऑफ ताइवान्स मिलिट्री एंड विच इट इज़ मेंटोर्ड द चाइनीज एक्सरसाइज, सम ऑफ द विच held within 12 nautical miles of Taiwan, but choose to neither engage in Chinese aircraft and warship। मतलब वो सब चीज़ें यहाँ पर चली जा रही हैं, अभी भी जो है वो ड्रिल्स वगैरह हमें देखने को मिल रही हैं। तो ये जो है वो प्रोवोकेटिव है चाइनाज़ की जुरिडिक्शन की। अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो विजिट था ये बहुत ही ज़्यादा इनको प्रोवोकेटिव जो है वो देखने को मिला। तो अमेरिका की ये जो प्रोवोकेशन है, इसकी वजह से यहाँ पर पूरे के पूरे क्राइसिस यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अमेरिका की बहुत ज़्यादा किरकिरी हो चुकी थी, जो भी अफगानिस्तान में हुआ, जिस तरह से तालिबान ने वहाँ पर सब चीज़ों को अटेन कर लिया और अमेरिकन आर्मी को वहाँ से भागना पड़ा, उसके कारण अब अमेरिका अपनी इज्जत बचाने के लिए ये सब चीज़ें कर रहा है। तो बोला कि एट द डस्ट सेटल्स नाउ, अभी यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि क्या चीज़ किस तरह से हेल्ड होगी, या यूएस, ताइवान और चाइना किस तरह से चीज़ों को करेंगे। तो ये विल अल्टीमेटली गेन फ्रॉम अ विजिट दैट अपीयर्स टू हैव ड्रिवन मोर बाय मिस पेलोसी पॉलिटिकल इंक्लिनेशंस दैन एनी वेल कंसिडर्ड लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन एंड यूएस मिलिट्री जो है, उन्होंने यहाँ पर क्या बताया कि दे आर कॉशन्ड अगेंस्ट हैड अ ट्रिप दैट बिगिंस द लास्टिंग स्ट्रैटेजिक बेनिफिट्स फॉर वाशिंगटन की, वहाँ पर उनको किस तरह से देखने को मिल सकते हैं। अब ताइवान के जो 23 मिलियन लोग हैं, ठीक है, वो जो अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर हाई प्रोफाइल फॉरेन विजिट्स वगैरह, या फिर नो डाउट वेलकम द फेस ऑफ इंक्रीजिंग ग्लोबल आइसोलेशन वगैरह सब चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। चाइना के प्रेशर की वजह से इनको ये सब चीज़ें भी फेस करने को मिल सकती है। तो बोला कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट जो है वो यहाँ पर मिल सकता है इनको बाय ऑफसेट ऑफ द ट्रैक ऑफ मिस पेलोसी एंड आर्ग्यूबली लेफ्ट ताइवान फ्रॉम फॉरवर्ड स्ट्रैटेजिक एनवायरमेंटल, या एनवायरमेंट की से उसको जो है वो वर्स स्ट्रैटेजिक एनवायरनमेंट जो यहाँ पर बना हुआ है उसमें कुछ बेनिफिट इनको देखने को मिल सकता है। चाइना का जो मिलिट्री इंडिकेशन या जो ये जो भी एक्शन ले रहे हैं, अगर इसकी बात करें तो बोल रहा है कि ये नॉर्मल हमें देखने को मिलता है मिलिट्री एक्टिविटी में क्रॉस ताइवान स्ट्रेट के आसपास में, कि ये सब चीज़ें जो ताइवान के शोर्स को क्रॉस करना और वो सब चीज़ें जो है वो आजकल इनके लिए बहुत ही आम चीज़ें हो गई हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये सब चीज़ें कि किस तरह से हमें अब इस टेम्परेचर को कूल डाउन करना होगा, या फिर ये जो है वो यहाँ पर चीज़ों को सेटल करना होगा, तो इस पर जो है वो यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, जो भी टेंशन चल रही हैं और वो सब चीज़ें हैं। ठीक, तो वो सब चीज़ें आप देखने को मिल ही रहा है कि रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से कितना इम्प्लीकेशंस देखने को मिल रहा है। तो ताइवान चाइना की वॉर की वजह से भी बहुत सी चीज़ों पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि टैपिंग टेक्नोलॉजी टू चेक माइनर मिनरल प्लंडर। माइनर क्यों? बेसिकली टेक्नोलॉजिकली चेक करने की बात करें, जो भी मिनरल प्लंडरिंग यहाँ पर चल रही है उसके बारे में बात की जा रही है। तो बोल रहे कि इंडिया ने बहुत ज़्यादा इसको जो है वो अंडर एस्टिमेट कर लिया है, जो भी इलीगल माइनिंग हो रही है, जो भी मिनरल्स की जो प्लंडरिंग हो रही है उसके रिगार्डिंग, और इसकी वजह से हमें रेवेन्यू लॉस जो है वो देखने को मिल रहा है। चलिए बात करते हैं। तो बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, इसमें थोड़ा सा पेस आया है। ठीक, कि माइनर मिनरल्स का जो डिमांड है वो हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो बोल रहा है कि सैंड एंड ग्रेवल्स हैज़ क्रॉस 60 मिलियन मैट्रिक टन्स ऑफ इंडिया, कि ये हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। पर यहाँ पर राइडर क्या बोल रहे हैं कि इंडिया क्या करता है कि जो मेजर मिनरल्स है या मेजर मिनरल प्लंडरिंग वगैरह है उसके ऊपर तो नकेल कसता है, पर माइनर्स के ऊपर कोई इसका रूल रेगुलेशन कुछ नहीं है। तो इशू ऑफ रेगुलेशन की अगर हम बात करें, EIA की बात करें, EIA क्या है? एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। तो आगे जब मैं इसको EIA बोलूँगी तो आपने समझ जाना है कि मैं एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की बात कर रही हूँ।
तो बोले इसकी जो नोटिफिकेशन आई थी 1994 या 2006 में, उसमें क्या बोला कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो है वो कंपलसरी होगी माइनिंग एरियाज फॉर इक्वल टू 5 हेक्टेयर्स, कि वहाँ पर जब माइनिंग चल रही है तो एनवायरमेंटल क्लियरेंस भाई आपको लेनी पड़ेगी। बट व्हाट इफ 5 हेक्टेयर से लैंड कम है, तब क्या, उसके बारे में क्या बता रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला कि आफ्टर taking the consents of the report of Ministry of Environment, Forest and Climate Change on environmental aspects, quarrying of minor minerals 2010, directed all state governments to make requisite changes in regulatory framework of minor minerals, कि हमें उनको भी देखना होगा, उनकी environmental clearance के बारे में बात करनी है कि लेस देन 5 हेक्टेयर्स जो भी चीज़ें चल रही हैं वो किस तरह से होंगी। तो आपका EIA है, उसने वो अमेंड किया गया बाद में 2016 में, और उसने एनवायरमेंटल क्लियरेंस को मैंडेटरी कर दिया फॉर एरियाज विच आर लेस देन 5 हेक्टेयर्स, उसको जो है वो यहाँ पर कर दिया माइनर मिनरल्स के लिए भी। पर उसमें ये जो अमेंडमेंट है उसने ये भी बोला गया कि सेटिंग अप ऑफ डिस्ट्रिक्ट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी, कि ये जो सेट हो गया, एंड डिस्ट्रिक्ट एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी भी यहाँ पर सेट की गई। अब हो रहा है कि स्टेट वाइज जो रिव्यू है वो भी चीज़ों को देखा जाएगा EAC या EIIA के द्वारा, ठीक है। तो बोले कि इंडस्ट्रियल स्टेट्स आपको पता ही कौन सी है, जैसे गुजरात हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, कर्नाटका या तमिलनाडु हो गया, वहाँ पर इन अथॉरिटीज़ ने यहाँ पर ये बताया कि 50 प्रोजेक्ट प्रपोजल्स इन अ डे and rejection rate at the state has been fallen merely 1%, मीन्स कि यहाँ पर ना एक दिन में इनको एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिल जाते हैं। तो ये कौन सा आपने भाई इसको कैसे असेस किया कि आप एक दिन में क्लियरेंस दे रहे हैं, आपने अच्छे से देखा नहीं चीज़ों को, आप ऐसे जो है वो ये चीज़ें कर रहे हैं, तो उसके बारे में बोल रहे हैं। और इनका जो रिजेक्शन रेट है ना वो सिर्फ 1% है, यानी रिजेक्ट करते नहीं, तो सारे के सारे एनवायरमेंट क्लियरेंस कैसे मिल जाता है, और वो सब चीज़ों के बारे में क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि ये अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, कि गवर्नमेंट ने इसे बहुत ही ज़्यादा लाइटली लिया हुआ है। तो यहाँ पर बहुत से केसेस है जहाँ पर इलीगल माइनिंग जो है वो चलती है, डोलोमाइट की, मार्बल की या सैंड की, पूरा का पूरा इन स्टेट्स में। जैसे आंध्र प्रदेश की कोनाकी लाइमस्टोन जो है उस वहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 28.92 लाख मेट्रिक टन्स ऑफ लाइमस्टोन have been illegally acquired, and however the relentless pace of the sand mining process gave concerns, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है कि उसके बारे में कंसर्न्स वगैरह को बताया गया। अब बोला कि ऑब्जर्वेशन क्या है एजेंसीज का, कि बोल रहे हैं कि UN एनवायरनमेंट प्रोग्राम की बात करें 2019 की, तो बोला उन्होंने इंडिया को रैंक किया एंड चाइना को टॉप 2 कंट्रीज वेयर इलीगल माइनिंग हेल्ड। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी चीज़ है कि चाइना और इंडिया में सबसे ज़्यादा इलीगल माइनिंग हो रही है, तो जो कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की ओर लेकर के जा रही है, क्योंकि एनवायरमेंटल क्लियरेंस तो दूर है, इलीगल काम चल रहा है सब कुछ। तो यहाँ पर कोई भी कंप्रीहेंसिव असेसमेंट जो है वो करता नहीं इन सब चीज़ों का, और वो सब चीज़ों के बारे में बात की जा रही है। तो बोले कि जो रीजनल स्टडीज़ है वो हमें ये चीज़ बताती हैं, जो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंटल फॉर यमुना ऑफ द यमुना रिवर बोर्ड एंड उत्तर प्रदेश हैव ऑब्जर्व्ड कि जो इंक्रीज हो चुकी है डिमांड सॉइल की एंड हैव वेरी अफेक्टेड द सॉइल फॉर्मेशन या सॉइल होल्डिंग वगैरह सब चीज़ों को देख करके लग रहा है। तो उसकी वजह से फ्लड जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आते हैं और वो सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। ऐसे इफेक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं कहाँ पर, गोदावरी, नर्मदा और महानदी बेसिन्स में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो नर्मदा बेसिन्स में जो सैंड माइनिंग हो रही है वो रिड्यूस हुई है कुछ हद तक, जब माशीर फिश 76% बिटवीन 1963 तो 2015 तक थोड़ा सा कमी यहाँ पर देखने को मिली है। और यूपी जो है वो लॉन्गेस्ट रेवेन्यू यहाँ पर हमें देखने को मिला, 70% ऑफ माइनिंग एक्टिविटी से आता है एंड 30% जो है वो लीगल माइनिंग से आता है, बाकी तो सारा का सारा इलीगल माइनिंग से आ रहा है। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर निकल के आती हैं। तो ये सब है आपका पूरा का पूरा आर्टिकल कि जिसके बारे में बताया जा रहा है इलीगल माइनिंग के बारे में। तो हम बोल रहे हैं कि पावर ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं कि किस तरह से टेक्नोलॉजी काम कर सकती है। तो बोल रहे कि जो सैटेलाइट इमेजरी है वो हम यूज़ कर सकते हैं, जो मॉनिटर करे कि किस तरह से एक्सट्रैक्शन हो रहा है या चेक करे माइनिंग जो भी प्रोसेस है उसके ऊपर चेक किया जाए। तो बोल रहे हैं कि पास इंफ्रैक्शन जो भी हैं, NGT ने यहाँ पर क्या बोला था, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी से बोला कि हमें ऐसी सैटेलाइट्स वगैरह जो है वो लगानी होगी या 10 to 15 ईयर्स तक जो है वो काम करें और वो सब चीज़ों को निकाल के लाएं। तो ये सब आपके बारे में यहाँ पर आर्टिकल में बताया जा रहा है। बाकी
बाकी सब जो भी आपके डाउट्स होंगे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बोला जा रहा है कि 16 ईयर्स ओल्ड आपके वी प्रणव जो हैं, ये जो पर्सनैलिटी हैं, ये हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं कि इन्होंने अपना फाइनल ग्रैंड स्लैम जो है वो जीत लिया है। तो ये 75th जो है वो ग्रैंड स्लैम जो है वो यहाँ पर देखने को मिले हैं। ठीक, तो ये सब आपको देखने को मिल रहा है। तो तमिलनाडु से ये हैं, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट बोला है द वर्किंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम। तो कॉलेजियम क्या है? ग्रुप है जजेस का। तो ये कॉलेजियम के बारे में बात करें कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, ये काम किस तरह से करते हैं, और इसके रिगार्डिंग पॉलिटी के हमारे लिए कौन कौन से आर्टिकल है, वो सब हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो बोला है कि जो कॉलेजियम है वो क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम होता है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, और जो रिकमेंडेशंस देते हैं अपॉइंटमेंट्स के रिगार्डिंग अपेक्स कोर्ट की। ठीक है, और हाई कोर्ट में जो है वो किस किस को हमने अपॉइंट करना है, अपॉइंटमेंट के बारे में डिटेल में बताते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर कंसर्न है। तो बोले कि जो CJI है यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एंड जो द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय, इनको अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा, जो कि 124 की क्लॉज 2 में लिखा गया है कि प्रेसिडेंट विल अपॉइंट द जजेस इन दिस कॉलेजियम। अब यहाँ पर क्या बोला कि जो अपॉइंटमेंट होगा वो आपके सीनियर मोस्ट जजेस का किया जाएगा, और वो देखेंगे कि वो फिट है इस ऑफिस को होल्ड करने के लिए कि नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पर बोला कि इंक्रीज इन द नंबर ऑफ जजेस वाज नॉट गारंटेड लोअर पेंडेंसी ऑफ द केसेस इन द अपेक्स कोर्ट ओवर द ईयर्स। आप देख सकते हैं कि नंबर जो हमारे हैं पेंडिंग केसेस के वो यहाँ पर हमें बढ़ते हुए दिख रहे हैं। 2022 में हमारे पास 71,000 प्लस केसेस हैं, और यहाँ पर हमारे पास 2017 में यही नंबर बहुत ही कम है। ये बहुत कम तो नहीं बोलेंगे पर इससे तो कम थे। 55,000 तक हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पर 71,000 तक देखने को मिल रहा है। तो समझ सकते हैं आप कि चाहे हमने यहाँ पर इनकी जो है वो नंबर जजेस का बढ़ा दिया, उसके बावजूद केसेस ज़्यादा है, मतलब वो सब चीज़ें देखने को मिल रही है। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है NV रमना, उनका जो टेन्योर है उसको अगर हम देखें तो कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाएगा। तो रमना का जो कॉलेजियम है हैज़ बिन पर्टिकुलरली सक्सेसफुल रहा है मीटिंग द फ्रिक्वेंटली एंड वर्किंग क्विकली, कि वो पूरा काम भी सही से कर रहे थे, क्विक वर्क हो रहा था वहाँ पर, और वो सब चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है। तो कॉलेजियम ने जो है वो अच्छे से काम किया, यहाँ पर अपना जो है वो सक्सेसफुल माना जा रहा है। तो बोल रहे कि अपॉइंटमेंट स्क्रिप्टेड हिस्ट्री एंड गेटिंग 9 सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड अपॉइंटेड वन इन वन गो। तो 9 जजेस को जो है वो एक बार में अपॉइंट कर दिया, और जस्टिस BV नागरथा जो है वो नेक्स्ट वुमेन CJI बन सकती हैं 2027 तक। आप देखिए, मैंने आपसे सवाल भी किया था कि अभी तक हमारी क्या कोई महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, तो वो नहीं है। पहली बन सकती हैं, कौन बन सकती हैं? BV नागरत्ना बन सकती हैं 2027 तक, तो उनको भी अपॉइंट किया गया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जजेस के हिसाब से वो सब चीज़ें अपॉइंट की जाती है। अगर आपको इसके ऊपर जो है वो सेपरेट लेक्चर चाहिए तो पंकज सर विल डेफिनेटली कवर दिस लेक्चर, तो वहाँ पर वो जो है वो आपको कवर कर देंगे कि किस तरह से जजेस को अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट बोल रहे कि व्हाट एग्जैक्टली इज द कॉलेजियम सिस्टम, कॉलेजियम सिस्टम है क्या? तो यहाँ पर इसके बारे में कुछ डिटेल में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो कॉलेजियम सिस्टम की बात करें तो बोल रहा कि ये जो है आपको देखने को मिला कि जो भी जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में फ्रिक्शन है कि जुडिशरी अपना काम करती है, और देखिए जुडिशरी का ना इंडिपेंडेंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो कि जुडिशरी जो है वो किसी लालच में आकर के बायस डिसीजन दे। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये तय किया गया था कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा जाए। उनकी अपॉइंटमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया कि किस तरह से इनको अपॉइंट करना है और किस तरह से इनको लेकर के आना है बिना किसी दबाव के, कि इनके ऊपर कोई दबाव नहीं हो, ताकि ये किसी के बायस्ड हक में जो है वो डिसीजन दे, खास करके पॉलिटिशियन के। इसलिए इनके अपॉइंटमेंट के लिए एक सेपरेट सिस्टम रखा गया। तो बोला ये जो हॉस्टिलिटी है between the judiciary and the executive was further ascended by instances of the court packing the practice of changing the composition of judges in the court and mass transfer of high court judges and to
टू सप्रेशंस ऑफ द ऑफिस ऑफ द CGI 1970s। कुछ से टाइम में हमें देखने को मिल रहा था 1970 के दशक में कि यहाँ पर जो है वो सप्रेस किया जा रहा था जजेस को, अपॉइंटमेंट के बेस पर उनको ट्रांसफ़र वगैरह करना और वो सब चीज़ों को लेकर के आया जा रहा था। तो यहाँ पर देखिए आप ना एक चीज़ नहीं कर सकते कि आपने एक बार अपॉइंट कर दिया तो उनकी सैलरी या रेम्युनरेशन में आप चेंज कर देंगे या कोई भी ऐसी चीज़ कर देंगे, वो चीज़ तो आप कर नहीं सकते क्योंकि इंडिपेंडेंसी को मेंटेन करना। तो यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर ही बात आ गई थी। तो बोला कि 3 जजेस केसेस सॉ द एवोल्यूशन ऑफ द कॉलेजियम सिस्टम, उन्होंने यहाँ पर इवॉल्व किया इसको। तो बोला कि फर्स्ट जजेस केस, 3 जजेस केस जो है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जजेस केस, द कोर्ट हेल्ड द कंसल्टेशन विद द CGI शुड बी फुल एंड इफेक्टिव। तो यहाँ पर ये बोला गया कि हमें कंसल्ट करना होगा अपने CGI से। सेकंड जजेस केस में जो 1993 में आया उसमें क्या बोला, इट रूल दैट CGI वुड हैव कॉन्स्टिट्यूट अ कॉलेजियम ऑफ 2 सीनियर मोस्ट जजेस, उसमें होने चाहिए, और थर्ड बॉडी आपकी क्या है, आपकी जो है वो CGI है। तो ऑब्वियस है कि 3 जजेस उसमें हैं, 3 टोटल हैं, 2 एक्स्ट्रा और 1 हमारे CGI। तो ये जो है वो CGI का जो फैसला होगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाएगा। तो उस हिसाब से इसको रखा गया कि मेजॉरिटी वोट जो है वो जीते। बोला सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो कलेक्टिव ओपिनियन है ऑफ द कॉलेजियम वुड हैव द प्रेमिसी ऑफ द गवर्नमेंट, कि उसके ऊपर रहना चाहिए, गवर्नमेंट को वो चीज़ माननी होगी, कलेक्टिव ओपिनियन को मानना होगा जो भी यहाँ पर कॉलेजियम का रहेगा। फिर थर्ड जजेस केस आता है 1998 में। अब बोला कि उसमें बताया कि जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है द एक्सपेंडेड टू द जुडिशियल कॉलेजियम एंड द प्रेसिडेंट कॉम्पोजिशन CGI 4 सीनियर मोस्ट जजेस यहाँ पर होने चाहिए। तो अभी आपको ये देखने को मिलता है ना कि 4 सीनियर मोस्ट जजेस एंड 1 CGI। तो यहाँ पर भी CGI का वोट बहुत महत्व रखता है, क्योंकि अगर 2 जजेस और मत देते हैं, 2 जजेस और मत देते हैं, तो यहाँ पर CGI का जो मत है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि वो किस साइड है, उनके ऊपर डिपेंड कर जाएगा कि क्या चीज़ हमें किस तरह से करनी है। तो हाउ डज़ द कॉलेजियम सिस्टम वर्क, काम कैसे करता है ये सिस्टम, इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 सीनियर मोस्ट जजेस है और 1 सुप्रीम कोर्ट के हमारे पास कौन है, अपेक्स कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो यहाँ पर रहते हैं। तो वो रिकमेंडेशंस देते हैं अपेक्स कोर्ट में और हमारे हाई कोर्ट्स में कि किस किस को अपॉइंट करना है, किस तरह से करना है। तो बोला कि जो कॉलेजियम है वो वीटो कर सकता है गवर्नमेंट, वीटो द गवर्नमेंट इफ़ द नेम्स आर सेंट बैक बाय द लेटर फॉर रिकन्सिडरेशन, कि अगर रिकन्सिडरेशन के बाद में उनको फिर से नाम को दिया जाए तो वो उसको वीटो कर सकता है, यानी कि वो दबाव में नहीं आएगा गवर्नमेंट के। तो बेसिक टेनेंट जो है कॉलेजियम सिस्टम का बिहाइंड द सिस्टम वॉज द जुडिशरी शुड हैव प्राइमेसी, कि उसको प्राइमेसी दी जाए, उसकी इंडिपेंडेंसी को यहाँ पर रखा जाए और वो सब चीज़ों के बारे में बात किया जाए। तो उसके बाद में आपको पता है कि जो है वो अराउंड 2018-19 के बाद में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को यहाँ पर बिठाया गया था, पर नल एंड वॉइड कर दिया गया क्योंकि NJAC जो है वो कुछ चीज़ों को, इंडिपेंडेंसी को कहीं ना कहीं हार्म कर रहा था। जुडिशियल अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मेड, अब क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बोली गई है। तो CGI जो है जजेस ऑफ द अपेक्स कोर्ट एंड द गवर्नड बाय द मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर्स के द्वारा ये चीज़ें होती हैं। तो CGI एंड द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर प्रोवाइडेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर क्लॉज 2 ऑफ 124 आर्टिकल। ये मैंने अभी आपको चीज़ें बताई हैं, ये तो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, आ सकता है पेपर में। तो बोल क्या रहे कि अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑफिस एंड CGI शुड बी सीनियर मोस्ट जजेस, उसमें होने चाहिए, एंड यूनियन लॉ मिनिस्टर जो है वो यहाँ पर देखने एट एन अप्रोप्रिएट प्राइस सीक द रिकमेंडेशन, और उसको जो है वो जो भी चीज़ें चल रही हैं आउटगोइंग द CGI ऑन हिज सक्सेसर उसको देखा जाए। एंड द लॉ मिनिस्टर इसको फॉरवर्ड करेगा प्राइम मिनिस्टर को एंड उसको एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को कि आप इसको अपॉइंट कर दो। यानी कि हुआ क्या, कॉलेजियम ने क्या किया, कॉलेजियम ने रिकमेंडेशन दे दी, भाई ये अपॉइंटमेंट हमें करनी है। अब ये रिकमेंडेशन जो है वो लॉ मिनिस्टर के द्वारा किसे दे दी गई, प्राइम मिनिस्टर को दे दी गई। प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को दे दी गई, प्रेसिडेंट ने उनको अपॉइंट कर दिया, ये चीज़ें निकल के आई। ठीक, तो आपने इस चीज़ को याद रखना है। तो बोला है कि अब बोला इन द केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, तो जब यहाँ पर वैकेंसी होती है अपेक्स कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, तो कॉलेजियम रिकमेंड करता है कैंडिडेट जो है वो यूनियन लॉ मिनिस्टर को। ठीक है, और फिर वही चीज़ जो है वो रिपीट हो जाती है। तो CGI जो है वो सर्टेन कर सकता है, अपने व्यूज़ बता सकता है, सीनियर मोस्ट जज जो है वो अपने यहाँ पर चीज़ों को बता सकता है, और सीनियर मोस्ट जज को हम CGI मान लेते हैं। ठीक,
लॉ मिनिस्टर उसको फॉरवर्ड करता है प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को देता है और फिर वो अपॉइंट हो जाता है। तो वो सब चीज़ें आपकी चलती हैं। बोले हैज़ द इंक्रीज इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट लोअर्ड पेंडेंसी इन द सुप्रीम कोर्ट, कि उसको पेंडेंसी को लो किया है कहीं ना कहीं कि नहीं किया, तो नहीं किया। आप देखो कि ये केसेस जो है वो और भी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ गए हैं, इसको देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि द डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट की जो सैंक्शन जुडिशियल स्ट्रेंथ है कोर्ट की वो 34 जजेस आपने देखने को मिली थी 2019 में, और ये स्टेडी राइज हमें इसमें देखने को मिला 1950 से, जो है वो पहले बहुत कम जजेस हुआ करते थे, फिर उसमें इंक्रीज देखने को मिला। तो बोल रहे कि 1950 में सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 8 जजेस हुआ करते थे और 100+ केसेस जो है वो पेंडिंग हुआ करते थे। 1960 की बात करें तो जजेस की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ा करके 14 कर दी गई और 3000 के करीब यहाँ पर पेंडिंग केसेस हमें देखने को मिले। 1978 में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या 18 कर दी गई और पेंडिंग केस हमारे पास 14000 थे। फिर उसके बाद 1986 के अराउंड ये जो जजेस हैं इनकी जो है वो 26 कर दी गई है संख्या, बढ़ा करके सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसेस भी बढ़ गए, 27,000 हो गए। 2009 में हमें और भी ज़्यादा यहाँ पर 31 जजेस कर दिए गए और 50,000 पेंडिंग केस थे। 2014 में हमारे पास यहाँ पर जो है वो जजेस का नंबर जो है वो 31 ही रहा, पर 64,000 पेंडिंग केसेस हो गए। 2020 और 21 में ये जो पेंडेमिक आया उसमें पेंडिंग जो केसेस हैं अपेक्स कोर्ट के उसमें और भी ज़्यादा इजाफा हुआ है और ज़्यादा पेंडिंग केसेस यहाँ पर बढ़ गए हैं। 2020 के एंड में हमें देखने को मिला 64,000 केसेस थे, 2021 में 69,000+ केसेस थे, और यहाँ पर जो क्या किया गया कि 31 वर्किंग जजेस थे। तो यहाँ पर क्या बोला कि 4 सर्विंग जजेस एंड इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस रमन्ना द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में हमें यहाँ पर देखने को मिला। तो इनके सक्सेसर है जस्टिस यू ललित इज सक्सीडेड टू रिटायर इन November 8, तो वो यहाँ पर रिटायर हो गए एंड विद हार्डली 3 मंथ टेन्योर के साथ में, और वो सब चीज़ें हमें देख लोगे। तो जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो है वो भी यहाँ पर सीनियरिटी की लाइन पर है, तो 15 CJI जो है वो यहाँ पर बन सकते हैं नवंबर में। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर निकल के आ रही हैं, तो आपने इसको जो है वो थोड़ा देख लेना है, नज़र मार लेनी है, बाकी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, तो इसके बारे में आपके पास ये पूरा आर्टिकल था। नेक्स्ट बोला था ग्रेट बैरियर रीफ्स रिकवरी एंड वनरेबिलिटी टू क्लाइमेट थ्रेट्स की किस तरह से चीज़ें चल रही हैं। तो ग्रेट बैरियर रीफ आई होप आप सबको पता ही होगा कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ है, उसमें क्या क्या थ्रेट्स हैं पूरे हेल्थ को लेकर के उसके बारे में बात की जा रही है। तो देखिए कि हाई लेवल जो कोरल है, आई होप आपको कोरल के बारे में पता होता है कि कोरल क्या है, एक जीव होता है जो कि क्या करता है, जो बहुत ज़्यादा ठंडे समुद्र में नहीं रहता है, तो वो लगभग ट्रॉपिकल एरियाज़ में आपको देखने को मिलेगा, और वो क्या करता है कि ओशन में ना खोल काइंड ऑफ बनाता जाता है ऊपर को, और फिर ये कोरल का फॉर्मेशन जो है वो कर देता है। ठीक है, हमारे इंडिया में हमारे पास कोरल आइलैंड भी है, कौन से, लक्षद्वीप। चलिए कमेंट बॉक्स में मुझे लक्षद्वीप की जो है वो कैपिटल बता दीजिए, और मुझे 10 डिग्री 9 डिग्री और 8 डिग्री चैनल्स कहाँ से होकर के गुजरते हैं वो भी आपने यहाँ पर बताना है कमेंट बॉक्स में। तो बोले कि पिछले अगर हम 36 ईयर्स की बात करें तो यहाँ पर नदर्न एंड सेंट्रल पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ को अगर हम देखें तो यहाँ पर ये सब चीज़ें हमें देखने को मिली कि अकॉर्डिंग टू दैम एनुअल लॉन्ग रन मॉनिटरिंग रिपोर्ट ने बताया है पूरा का पूरा कि GBR यानी ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो किस तरह से रह गई है, अभी क्या चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। तो इसमें जो है वो हमें डिक्रीज़ देखने को मिला है। तो यहाँ पर वर्ल्ड का जो हाईएस्ट रीफ है ये 3000 किलोमीटर तक पहले आता था, अब 23,100 तक पहुँच चुका है। ये सर्वे बता रहे हैं कि जो रीजनल वाइड कोरल कवर है वो हमें कुछ कम होते हुए दिख रहा है, उसके बारे में ये आपका आर्टिकल है। तो इसको डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि पिछले 36 सालों में देखा जाए तो कोरल जो कवर है उसका हमें हाईएस्ट लेवल देखने को मिल रहा है एंड हैज़ बीन रिकॉर्डेड द नदर्न एंड द सेंट्रल पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड ग्रेट बैरियर रीफ में देखने को मिल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द एनुअल लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग रिपोर्ट बाय द एम्स यानी ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेरीन साइंसेज, ये सब चीज़ें जो है वो ये बता रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि ये क्विकली रिवर्स हो सकता है जो ग्लोबल टेम्परेचर जिस तरह से राइज कर रहा है, एंड दिस केम आफ्टर द रीफ एक्सपीरियंस मास कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा आपका एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया था बीच में, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोरल ब्लीचिंग हमें देखने को मिल रही थी। आपको पता है कि कोरल मेरीन इनवर्टिब्रेट्स हैं और एनिमल्स हैं जो कि स्पाइन नहीं होता जिनमें, ठीक,
और वो यहाँ पर जो है वो रीफ को जो है वो बताते हैं। ठीक, तो ईच कोरल इज कॉल्ड पॉलिप एंड थाउजेंड ऑफ सच पॉलिप्स लिव टुगेदर टू फॉर्म कॉलोनी। तो कॉलोनी बनाते हैं और वो ग्रो कर जाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, उनकी कॉपीज बनती हैं और ये कोरल रीफ जो है वो यहाँ पर बन जाती है। तो दो टाइप की आपको कोरल देखने को मिलती है। तो ज्योग्राफिकली आपके लिए यही चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकती है, आपने इनको याद रखना है। हार्ड कोरल्स एंड सॉफ्ट कोरल्स आपको देखने को मिल सकती हैं। हार्ड कोरल्स में आपको कैल्शियम कार्बोनेट देखने को मिलता है सी वाटर में, ठीक है, और वो बहुत ही हार्ड होती हैं। वाइट कोरल्स आपको देखने को मिल सकती हैं। एंड हार्ड कोरल्स जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती हैं कि वे द इंजीनियर्स ऑफ रीफ इकोसिस्टम एंड मेजरिंग द एक्सटेंट ऑफ द हार्ड कोरल एंड वाइडली एक्सेप्टेड द मेट्रिक ऑफ द मेजरिंग द कंडीशन ऑफ द कोरल रीफ्स को उसको किस तरह से देखा जाए। तो स्केलेटन एंड ओल्डन स्केलेटन्स बिल्ड बाय देयर ancestors, soft corals and also add their own skeleton to the हार्ड स्ट्रक्चर ओवर द ईयर्स। मतलब कि पहले से ही जो बनी हुई हैं उनमें सॉफ्ट कोरल्स जो है वो और ज़्यादा ऐड ऑन कर देती हैं कुछ चीज़ों को। तो ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो लार्जेस्ट है अक्रॉस 23 किलोमीटर और हैविंग नियरली 3000 इंडिविजुअल रीफ्स यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। तो ये हमें देखने को मिला कि यहाँ पर 400 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरल हैं और ये 1500 स्पीशीज़ ऑफ फिश एंड 4000 टाइप्स ऑफ मल्यूस यहाँ पर हमें देखने को मिल सकते हैं। 25% ऑफ मरीन बायोडाइवर्सिटी देखने को मिल सकती है 1% सी फ्लोर में, ठीक है, हमें देखने को मिलती है। तो ये आपको पता है कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसकी इकोनॉमिक वैल्यू देखो तो 2.7 ट्रिलियन एनुअल जो है वो डॉलर इसकी इकोनॉमिक वैल्यू यहाँ पर हमें देखने को मिलती है ऑस्ट्रेलियन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि टूरिज्म है। आप समझते हैं ना कोरल क्या है, जो समुद्र में बहुत ही सुंदर सी स्पेक्टेकुलर आपको वेजिटेशन देखने को मिलती है। आई होप आपने वो मूवी देखी होगी, कौन सी, फाइंडिंग नीमो। तो उसमें जो है वो नीमो कहाँ पर रहती थी, वो कोरल्स में रहती थी, सॉफ्ट कॉरल्स में रहती थी, ठीक है, ठीक है। तो वहाँ पर जो आप जब स्कूबा डाइवर्स जो डाइव करते हैं, आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत ही सुंदर से व्यूज़ दिखते हैं वहाँ पर, वेजिटेशन बहुत ही स्पेक्टेकुलर यानी कलरफुल वो जो दिखते हैं वो सब आपकी कोरल्स में आ जाती हैं। तो बोल रहा है कि ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है उसकी बात करें तो प्री कोविड टर्म्स में ये 4.6 बिलियन जो है वो एनुअली इसको कवर करती थी और अभी जो है वो कम देखने को मिल रहा है, ठीक। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें बता रही हैं। तो ये रिपोर्ट ने बोला क्या है कि ये जो रीफ है उसको अगर सर्वे किया जाए इन वाटर एरियल टेक्निक्स के द्वारा, तो करंट रिवो सर्वे 87 रीफ्स इन द GBR बिटवीन अगस्त 2021 एंड मई 2022 कि हमारे पास 87 रीफ्स यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो ये कैपेबल है रिकवर करने के और सब चीज़ों को डिस्टर्बेंसेस से या स्ट्रेस से, साइक्लोन से, उन सब चीज़ों से ये रिकवर कर सकता है। तो न्यूज़ सर्वे ये शो करता है कि इनका जो लेवल है वर्ल्ड वाइड या नदन या GBR का वो हमें देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पर हुआ है। एंड द कोरल कवर इज मेजर्ड बाय डिटरमाइनिंग द इंक्रीज इन द कि कितना हार्ड कोरल्स को इंक्रीज हुआ है। द हार्ड कोरल जो है वो आपको 36% जो है वो यहाँ पर इसमें इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं आपकी कोरल रीफ्स है। तो बोल रहे कि वाइल दैट द सेंट्रल रीजन ऑफ द रीचिंग 33% एंड द मीन वाइल जो कोरल कवर लेवल्स आपको देखने को मिलता है, डिक्लाइन भी हुआ है 38% 2021 से एंड 34% आपको ये बाद में देखने को मिला, यानी रिकवर भी कर रहा है, पर ये खुद जो है वो काफ़ी ज़्यादा हम इसको खो भी चुके हैं। तो वो सब चीज़ें आपकी बताई जा रही है। तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बताता है आपका जो भी एल्गी में या वो सब चीज़ों को। एंड एल्गी जो है वो प्रिपेयर करता है फूड कोरल्स के लिए और वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा सब चीज़ों को उसमें वाइब्रेंट कलरेशन जो है वो प्रोवाइड करवा देता है। और जो हीट या स्ट्रेस पोल्यूशन और वो सब हाई लेवल और वो सब उस वजह से जो है वो कई सारी चीज़ें फेस करने को मिल रही हैं। जैसे कोरल ब्लीचिंग की बात कर लें कि वो उससे भी किस तरह से रिकवर करेगा या किस तरह से टेम्परेचर से जूझेगा, वो सब चीज़ें आपकी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। बाकी यूएस का असेसमेंट क्या था कि हमें प्रेडिक्ट किया हुआ था कि सी टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है, अकॉर्डिंग टू UN असेसमेंट इन 2021 एंड 1.5 डिग्री तक वो नेक्स्ट डिकेड में यहाँ पर इंक्रीज़ होने की बात की जा रही थी। तो बोल रहा है कि ये जो मास ब्लीचिंग इस वजह से जो होगी या ये जो है वो हमें देखने को मिल रही है। तो फर्स्ट मास ब्लीचिंग आपको देखने को मिली थी 1998 में, जब एल नीनो जो है वो यहाँ पर देखने को मिला था, ठीक। बाकी एल नीनो और ला नीनो मैं आपको सेपरेट वीडियो लेक्चर में जो है वो एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपकी रहेंगी। तो बोले कि सेकंड इवेंट जो है वो इसका 2002 में हमें देखने को मिला और लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट डैमेजिंग ब्लीचिंग जो है वो 2014 से 2017 तक देखने को मिली, मास ब्लीचिंग, और ये आपको फिर से 2020 में देखने को मिली। तो बोल रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट साइंटिस्ट 91% ऑफ द रीफ्स हैड सर्वेड
अफेक्टेड बाय ब्लीचिंग, की ब्लीचिंग से उसको अफेक्ट हुआ है, और वो सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो टोटल रीफ जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिला है कि बहुत ज़्यादा ब्लीचिंग वगैरह होने की वजह से भी हम लॉस कर चुके हैं। तो एरियल सर्वेज जो एम्स के द्वारा किए गए हैं, तो बोला कि 47 रीफ्स जो है द कोरल ब्लीचिंग वर रिकॉर्डेड इन 45 ऑफ देम। अब देख सकते हैं कितना बड़ा ये यहाँ पर हमें डेटा देखने को मिल रहा है कि 47 में से 45 की जो है वो ब्लीचिंग हो चुकी है। तो ये आर्टिकल था आपका, इसको आपने पूरा देख लेना है। नेक्स्ट है कि हस्बैंड ऑफ इलेक्टेड वुमेन टेक ओथ इन एमपी पंचायत। तो मध्य प्रदेश की पंचायत में जो महिला प्रधान चयनित हुई उनकी ओथ जो है वो उनके हस्बैंड ले रहे हैं। तो यहाँ पर ये बताता है पूरा वुमेन एम्पावरमेंट किस लेवल का हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो चीज़ें आपको बता देती हूँ। तो आर्टिकल 43 जो है वो हमें यहाँ पर बताता है कि रिजर्वेशन देना है हमने वुमेन को, एंड दिस हैज़ बीन एंडोर्स बाय मध्य प्रदेश इन एमपी पंचायत एंड ग्राम सभा एक्ट 1993 के तहत इसको ले दिया गया था। ठीक है, तो प्रधानपति कल्चर जो है उसमें ये सब चीज़ें हमें देखने को मिली। तो इसको आपने थोड़ा ध्यान में रख लेना है कि कौन से आर्टिकल के तहत जो है वो ये चीज़ें आपकी आ जाती है। अगर आप मध्य प्रदेश से इस लेक्चर को देख रहे हैं तब आपके लिए ये एक्ट भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट बोला है कि इंडिया का जो फर्स्ट यूएस नेवी शिप है फॉर रिपेयर्स वो यहाँ पर पहुँच चुका है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो इस शिप का नाम क्या है? चार्ल्स ड्रू इस शिप का नाम है, और ये यहाँ पर जो है वो रिपेयर के लिए पहुँच चुका है। एलाइड सर्विसेज जिसको रिपेयर करेगा, L&T शिपयार्ड